तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्ते, जोहार। और आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर 9। आप बोलिएगा हाँ भैया इतना लेट करते हैं थोड़ा जल्दी कीजिएगा तब ना, एग्जाम आ जाता है उसके एक दिन पहले कर आते हैं भाई। ये कैसा लक्षण है आपका? क्या करें दोस्त, इतना ज़्यादा काम रहता है ना कि हम खुद परेशान हो जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो फाइनली टाइम निकाल के एक दिन पहले आप लोग को दे रहे हैं, और ज्ञान सागर ऐप पे ऑलरेडी सब कुछ अपलोड है। ठीक है, सब कुछ मेजर पेपर 9, 10, 11 और माइनर पेपर आपका जो हिस्ट्री है, या बहुत से लोग माइनर पेपर हिंदी रखे हैं, बहुत से लोग माइनर पेपर इकोनॉमिक्स रखे हैं, सब अपलोड है। ठीक है, तो ज्ञान सागर ऐप पर तो सब कुछ अपलोड है। तो 60 रुपया अगर आप खर्च करते हैं तो आपको सब कुछ मिल जाता है ना। तो मेजर पेपर 9 इसमें क्या पढ़ना है आपको? फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर। और मेजर पेपर 10 में पढ़ना है आपको इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, भारत की विदेश नीति। और इसमें पढ़ना है विदेश नीति। इसमें मेजर पावर यानी कि जो मुख्य शक्तियां हैं विश्व में 4 गो मुख्य शक्ति है। ठीक है, 5 गो बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से 3 है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। रसिया यानी कि रूस। ठीक है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। रूस की राजधानी कहाँ है? रूस, मॉस्को। ठीक है, और चाइना का बीजिंग में। ठीक है, तो ये 3 गो देश को जो है विश्व में महाशक्ति कहा जाता है। हालांकि भारत भी है हमारा एक महाशक्ति है, जापान भी एक महाशक्ति है। ठीक है, फ्रांस को भी बोला जाता है, बट उतना अभी नहीं। तो मुख्य रूप से आपको ये 3 देशों के बारे में जानना है। ठीक है, कौन कौन देश समझ गए ना। तो पहला पढ़ना है आपको, इतना छोटा सा है, 4 गो छोटा छोटा टॉपिक। पहला यूनिट है आपका क्या? अच्छा, ये पढ़ना है, क्यों पढ़ाया जा रहा है हमको फालतू का? तो देखिए यहाँ पे बोला गया है अंडरस्टैंड मेजर इशू, कि विश्व लेवल पे क्या क्या मुद्दा चल रहा है। ठीक है, वॉर वगैरह के बारे में। ठीक, विश्व में मार्केट पॉलिसी कैसे अपनाई जा रही है। ठीक, विश्व में जो पोल्यूशन फैला रहा है कौन सा देश ज़्यादा फैला रहा है। शीत युद्ध हुआ था उसके बारे में जानना है। ठीक है, ये सब आपको पढ़ाया जा रहा है विश्व लेवल पे। ग्लोबल वर्ल्ड जो बन रहा है ये सब आपको जानना है। ठीक है, इसलिए इस सब्जेक्ट को चुना गया है आपको पढ़ाने के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसका अगर आप पढ़िएगा तो ये सब चीज़ें जान जाइएगा। वो गाना नहीं है, जानजे भुगोरी तो मांझे भुगोरी। चलिए, तो यूनिट 1 है हमारा फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति क्या होता है। ठीक है, मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स। यूनिट 2 में है आपका एंड ऑफ कोल्ड वार, यानी कि शीत युद्ध का अंत। आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा होगा शीत युद्ध, जो कि कब से कब तक चला था? 1945 से 1991 तक चला था शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। ठीक है, हाँ, पॉलिटिकल साइंस का लगभग 5 या 6 पार्ट केवल शीत युद्ध ही था ना, क्लास 12th में। अगला आ जाता है मेजर इशू इन यूएस। मेजर इशू, ठीक है, मुख्य मुद्दे कहाँ कहाँ पे? यूएस फॉरेन पॉलिसी, अमेरिका की विदेश नीति में, इन द पोस्ट कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध के बाद। फिर आ जाता है हमारा यहाँ पे क्या? तो मेजर इशू इन द रशियन फॉरेन पॉलिसी इन द पोस्ट वॉर, मतलब कि शीत युद्ध के बाद रूस की विदेश नीति के बारे में जानना है, पहले अमेरिका और फिर रूस। फिर बोला गया है मेजर इशू इन द चाइना फॉरेन पॉलिसी इन द पोस्ट कोल्ड वॉर, मतलब शीत युद्ध के बाद इन तीनों देशों ने क्या क्या रणनीति अपनाया ये जानना है। ठीक है, फिर पढ़ना क्या है? पोस्ट कोल्ड एरा, जो मतलब शीत युद्ध खत्म हो जाता है 1991 में, उसके बाद क्या क्या चेंजेस होता है ग्लोबल लेवल पे, विश्व लेवल पे, ये सब आपको जानना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस पेपर का मकसद सिर्फ किताब पढ़ना नहीं है, बल्कि आपको यह समझाना है कि दुनिया कैसे चलती है। समझे बाबू? दुनिया कैसे चलती है और बड़े देश फैसला क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं। ठीक है, तो एक बहुत पुरानी कहावत है कि विश्व में पॉलिटिक्स, ठीक है, और भारत की पॉलिटिक्स या कहीं के भी पॉलिटिक्स पे कोई भी परमानेंट शत्रु या परमानेंट मित्र नहीं होता है, समय के साथ बदल जाता है। ठीक है, तो राजनीति में कोई भी परमानेंट शत्रु या परमानेंट मित्र नहीं होता है, समय के साथ सब कुछ बदलता है। इसलिए पॉलिटिकल आदमी से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के ही रहिएगा। ठीक है, विदेश नीति क्या होती है समझिए।
ठीक है। तो ये सब पढ़ने का टॉपिक है कि हम जानेंगे कि कोई देश दूसरे देश से कैसे दोस्ती या दुश्मनी रखता है, यही सब आपको लिखना होगा। ठीक है। राष्ट्रहित क्या होता है किसी देश का, देश क्यों युद्ध करते हैं या शांति समझौता करते हैं आपस में, किसी देश का भूगोल यानी कि कितना खनिज है, उसके पास कितना सेना है, कितने उसके पास एरिया है, ठीक है, पैसा कितना है, नेता कैसे कैसे है किस देश के पास। शीत युद्ध और सोवियत संघ का पतन, तो आपको मालूम है कि शीत युद्ध जब चल रहा था 1945 से 1990, 1945 जब विश्व में दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945, उसके बाद पूरा विश्व दो भागों में बट गया। 1945 से 1991 तक लगभग 90 साल क्या चलता है, शीत युद्ध चलता है। 45 साल, और पूरा का पूरा विश्व दो भागों में बंट जाता है। एक रहता है अमेरिका का साइड में, ठीक, अमेरिकी साइड में रहता है बहुत सारे देश, आधा देश अमेरिका के साइड में रहता है, और आधा देश जो है रूस के साइड में रहता है। रूस को उस समय में क्या नाम था, सोवियत संघ। ठीक है, आपको मालूम है सोवियत संघ उस समय रूस को कहा जाता था, ये सोवियत संघ। अमेरिका बनाम, बनाम मतलब वर्सेस, एक साइड में अमेरिका एक साइड में रूस यानी कि सोवियत संघ। ठीक है, तो बहुत सारे देश अमेरिका अमेरिका के साथ थे और बहुत सारे देश रूस के साथ थे। और 1945 से 90 के बीच में ऐसा लगता था कि अब विश्व में तीसरा विश्व युद्ध होगा। ठीक है, ऐसा माहौल बन गया था 45 सालों तक। हथियार की होड़ क्यों हुई ये सब जानिएगा। आखिरकार 1991 में रूस यानी कि यूएसएसआर क्यों टूट गया, जिसको सोवियत संघ बोलते हैं। सोवियत संघ का विघटन होता है 1991 में, और सोवियत संघ का जो सबसे हेड होता है यानी कि रूस देश सामने आता है 1991 में। ठीक है, यहाँ पे देखिए अमेरिका की विदेश नीति, यानी कि शीत युद्ध के बाद 1991 के बाद सुपर पावर बनने के बाद अमेरिका क्या चाहता है सुपर पावर देख रहे हैं, इसको रॉकेट छाप दिया नासा वाला, और इसमें नासा का मैक्सिमम आदमी कहाँ से जा रहा है, भारत से, इसरो का। ठीक है, चलिए इसरो आ जा रहा है भाई साहब सब लोग। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध, मध्य पूर्व में हस्तक्षेप, दुनिया में लोकतंत्र फैलाने की नीति, और रूस की आपसी क्या है, रूस की वापसी कहाँ से, तो सोवियत संघ टूटता है और ये रूस आ जाता है। देखिए इसको अभी बना दिया गया है टाइगर। ठीक है, कमजोर यूएसएसआर फिर से ताकतवर रूस कैसे बना ये जानिएगा। पड़ोसी देश पर क्या प्रभाव पड़ता है, सुरक्षा और शक्ति की राजनीति, नई महाशक्ति बनने की कोशिश रूस की। ठीक है, चीन अब इसको भी ले लीजिए, इसको ड्रैगन से इंडिकेट किया गया है। ठीक है, तो चीन का उदय, राइज ऑफ चाइना, आर्थिक ताकत से राजनीतिक ताकत, तो आपको मालूम है चीन घुसू है, मतलब अमेरिका एक साइड और रूस एक साइड और अकेला एक साइड में चीन। चीन बहुत बड़ा पावर बन चुका है बॉस। ठीक है, मतलब क्या बताएं, चीन अपने बात ना किसी को बताता नहीं जल्दी। अमेरिका रूस के लोग तो तुरंत खोल देते हैं अपना राज। ठीक है, लेकिन चीन अपने राज बहुत जल्दी नहीं खोलता है। आप लोग देखते होंगे अमेरिका का वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा, लेकिन चाइना का वीडियो जल्दी नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब में भी, क्योंकि चीन के पास अपना सब कुछ है, यूट्यूब अमेरिका का, लेकिन चाइना के पास यूसी ब्राउजर है अपना। ठीक है, चाइनीज फोन हम लोग यूज करते हैं, चाइना के मालवा आइटम बवाल हुआ, गाना सुने होंगे चाइना का माल है चला तो शाम तक, नहीं तो शाम तक। दक्षिण चीन सागर नीति, फिर आता है बेल्ट रोड जैसी योजनाएं। नेक्स्ट है हमारा तीनों महाशक्ति की तुलना, कौन चाहता है, क्या चाहता है। ठीक है, अमेरिका नेतृत्व चाहता है, लीडरशिप, रूस चाहता है कि मेरा भी प्रभाव हो, और चीन चाहता है मेरा विस्तार हो, व्यापार हो। ठीक है, भारत क्या चाहता है, भारत चाहता है जियो और जीने दो बस बेटा नई विश्व व्यवस्था, तो न्यू वर्ल्ड जो ऑर्डर है, इसमें अब दुनिया सिर्फ एक या दो देशों को नहीं बल्कि नए क्षेत्रीय शक्तिशाली देश हैं, और हर देश आज अपने आप में ताकतवर बन रहा है। एक साइड में ये तीनों देश हैं, तो एक साइड में भारत भी अपना बहुत बड़ा पावर है। ठीक, जापान को भी कम मत समझिएगा, ब्राजील को भी कम मत समझिएगा, इंग्लैंड को भी कम मत समझिएगा। ठीक है, और इसको भी कम मत समझिएगा, किसको, फ्रांस को भी कम मत समझिएगा। ठीक है, तो इसको एक छोटा सा देश है, क्या नाम है उसका यार, मैं बोल रहा हूँ नाम, यहूदियों का देश है यार।
ठीक है। तो वो भी देश बहुत शक्तिशाली है। तो छोटा छोटा देश जो है बहुत शक्तिशाली आजकल बन गया है। यानी कि विश्व में केवल 3 गो देश जो था पहले पुराने जमाने में, मतलब 1990 के आसपास में 3 देशों का पूरे विश्व में शासन चल रहा था, वो जमाना खत्म हो गया। ठीक है। अब क्या आ गया? बहुराष्ट्र कंपनी आ गया। बहुराष्ट्र कंपनी को बोलते हैं एमएनसी। ये क्या होता है एमएनसी? एमएनसी इसका फुल फॉर्म होता है मल्टी नेशनल कंपनीज। क्या फुल फॉर्म है? मल्टी नेशनल कंपनीज, यानी कि ऐसे कंपनी जो एक से अधिक देशों में, जैसे कि अमेजन, यूट्यूब, ये सब मल्टीनेशनल कंपनीज है। ठीक है। सरल शब्दों में यह कोर्स आपको समाचार समझने, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने, सोचने के लिए आपके दिमाग को तैयार करता है। आप बोलिएगा अभी तक क्या केवल हमको समझा रहे थे? हाँ भाई समझा रहे थे, क्वेश्चन आंसर नहीं शुरू हुआ, अब होगा क्वेश्चन आंसर। विदेश नीति क्या है? तो अन्य देशों के साथ संबंध को संचालित करने की सरकारी नीति को ही विदेश नीति कहते हैं। ठीक है, कि कोई देश किसी दूसरे के देश के साथ कैसे डील करेगा। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट का क्या प्रोविजन है, रूल्स रेगुलेशन है, इसी को हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट का फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल मुँहे मुँहे कर दी, नहीं, जितना भी विदेश का काम होता है सब लिखित दस्तावेज के तहत होता है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मेन एम क्या होता है फॉरेन पॉलिसी का? अपने राष्ट्र का हित। ठीक है, हर कोई चाहता है कि मेरा देश जो है सुरक्षित रहे, आगे बढ़े। ठीक, तो विदेश नीति का सबसे मुख्य लक्ष्य है फॉरेन पॉलिसी, भले ही इसके लिए दूसरा देश बर्बाद हो जाए लेकिन भारत ऐसा नहीं चाहता है। ठीक है, विदेश नीति के सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? राष्ट्र का हित। ओके, विदेश नीति को प्रभावित करने वाला भौगोलिक तत्व क्या है? तो देश की स्थिति और सीमाएं। ठीक है, हालांकि सेना का भी यहाँ पे आप वर्णन कर सकते हैं, सेना, धन। आर्थिक शक्ति विदेश नीति को कैसे प्रभावित करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बढ़ाता है, जिसके पास जितना ज्यादा धन, ठीक है, उसके पास उतना ज्यादा पावर। भारत के पास धन है? भारत के पास धन नहीं है भाई, भारत बहुत ज्यादा ऋण ले लिया है, दूसरे देशों से बहुत ज्यादा ऋण लिया है, आपको मालूम नहीं होगा शायद। ठीक है, तो भारत आईएमएफ से ऋण लिया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। भारत विश्व बैंक से ऋण लिया है। ठीक है, आप यूट्यूब क्रोम में सर्च करके देखिएगा ना, पता चलेगा। सैन्य शक्ति क्यों आवश्यक है? वाई इज मिलिट्री पावर नेसेसरी? तो देखिए, अपना सुरक्षा के लिए सैन्य शक्ति होना बहुत जरूरी है। और आपको मालूम है कि भारत का जो नेवी है, इंडियन नेवी, नौसेना, भारत का नौसेना विश्व की 7वीं बड़ी नौसेना है। 7th? हाँ भाई 7वीं। और भारत का जो आर्मी है विश्व की 4थी बड़ी आर्मी है। कितने नंबर पे? 4था। आर्मी में हम लोग 4th रैंक पे आते हैं पूरे विश्व में। ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल का है नॉलेज, तो आप इसको लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर में कि भारत का जो सेना है विश्व की 4थी सबसे बड़ी सेना है इंडियन आर्मी की, और इंडियन नेवी का 7वीं। एयरफोर्स वाला मैं नहीं देखा हूँ, एयरफोर्स का भी 7वां या 8वां आता है। ठीक है, तो इससे पहले 3 वो है। अमेरिका सबसे टॉप लेवल पे है, सेकंड नंबर पे कौन है? तो रूस, थर्ड नंबर पे है चाइना, और उसके बाद भारत आता है। ठीक है, आर्मी के मामले में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व की भूमिका क्या होती है? रोल ऑफ लीडरशिप। ठीक है, इन फॉरेन पॉलिसी। तो निर्णय दिशा तय करता है। विचारधारा क्या प्रभाव है? विचारधारा का क्या प्रभाव है? इफेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी, नीति की दिशा निर्धारित करती है। ठीक है, यूनिट 2, शीत युद्ध कब समाप्त हुआ? तो व्हेन डिड कोल्ड वॉर एंड? 1945 में। शुरू कब होता है? सॉरी, 1991 में समाप्त होता है, 1945 में शुरू होता है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो यही शीत युद्ध का समाप्त होता है, सोवियत संघ का विघटन होता है, तभी शीत युद्ध समाप्त होता है, और फिर रूस बनता है 1991 में। शीत युद्ध किन के बीच हुआ? तो अमेरिका का एक साइड और रूस का एक साइड। बोलिएगा भारत किसके साइड में था भैया? तो भारत किसी के साइड में, क्योंकि मैंने बताया कि विश्व 2 भागों में बटा था, एक अमेरिका के साइड में और एक रूस के साइड में। बहुत सारे देश अमेरिका के साइड में थे, बहुत सारे देश सोवियत संघ यानी कि रूस के साइड में थे, और कुछ कुछ देश जो थे जो कि ना हम अमेरिका के साइड में जाएंगे ना हम रूस के साइड में जाएंगे, उनको दिया गया नाम, उनके एक संगठन बना, उनका संगठन का नाम था नाम, NAM। ये फुल फॉर्म क्या है नाम का? नॉन अलाइड मूवमेंट। हिंदी में बोलते हैं गुट निरपेक्ष नीति। क्या बोलते हैं? गुट निरपेक्ष, यानी कि किसी भी गुट के साइड में हम नहीं जाएंगे, हम निरपेक्ष हैं। ठीक है, गुट निरपेक्ष नीति हिंदी में बोलते हैं। तो नेहरू जी से पूछा गया
कि भाई नेहरू जी आप अमेरिका के साइड में लगिएगा ना रूस के साइड में। अमेरिका बोलता है मेरे साइड में आ जाओ, रूस बोलता है मेरे साइड में आ जाओ। नेहरू जी बोलते हैं अरे भाग बुढ़वा, अभी हमारे यहाँ पे खाने का लाला पड़ा है और हम युद्ध के लिए बोलेंगे। तो ना हम अमेरिका के साइड से लड़ेंगे ना हम रूस के साइड से लड़ेंगे, हम अपना हाथ जोड़ते हैं भाई, हमको शांति से रहने दो, ठीक है, किसी भी गुट में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो भारत गुट निरपेक्ष का मतलब एक तरह से स्थापना किया, ठीक है। तो भारत के साथ भी बहुत सारे देश थे जो अमेरिका के साथ भी नहीं लड़े ना रूस के साथ में। तो विश्व कुल मूल रूप से 3 भागों में बटा था, एक अमेरिका के साइड में, एक सोवियत संघ, और एक ऐसे देश थे जहाँ पे कोई नहीं, मतलब वो किसी से नहीं लड़े, तो उसमें भारत था, ठीक है। अमेरिका की प्रमुख नीति क्या रही? देखिए मैं सब कुछ एकदम आपन भाषा में समझाए के प्रयास कर रही हूँ, खोरठा भाषा, बांग्ला भाषा, ठीक है, मतलब एकदम घर के भाषा में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो देखिए, तो अमेरिका की प्रमुख नीति क्या थी? वैश्विक। अमेरिका चाहता था, अमेरिका के साइड में जितने भी देश थे वो प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट कर रहे थे कि इस सब कुछ प्राइवेट हो, इसको बोलते हैं पूंजीवादी। और जो रूस के साइड में देश थे वो सपोर्ट कर रहे थे साम्यवाद का। साम्यवाद मतलब जो सब कुछ सरकारी हो, स्कूल भी सरकारी होगा, सब कुछ सरकारी, एवरीथिंग इज गवर्नमेंट, ठीक है। और अमेरिका क्या बोलता है? एवरीथिंग प्राइवेट, ठीक है। तो पूंजीवादी व्यवस्था सब कुछ प्राइवेट करना चाहती है, और सोवियत संघ यानी कि रूस वाली जो साइड में थे वो सब कुछ सरकारी करना चाहती थी, प्राइवेट कुछ भी नहीं रहेगा। भारत बोलता है ना हम प्राइवेट करेंगे ना हम सरकारी करेंगे, हम मिला जुला रूप चलाएंगे भाई। इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी दोनों मिल के काम करेंगे, ठीक है। लड़का लड़की दोनों मिल के काम करो यार, क्या दिक्कत है। अमेरिका की प्रमुख नीति क्या थी? वैश्विक नीति। आतंकवाद विरोधी युद्ध कब शुरू हुआ? 2001 में। यूनिट 3 आता है। तो रूस का प्रमुख लक्ष्य क्या था? प्रभाव क्षेत्र बनाए रखना, दबदबा। चीन की विदेश नीति का आधार क्या था? कि आर्थिक कूटनीति। चीन चाहता था कि भाई तुम लोग लड़ते रहो यार, हम फायदा उठाएंगे बीच में। तो बेल्ट एंड रोड, बेल्ट एंड रोड पहल किसकी थी? तो यह था चीन का, ठीक है। रूस किस क्षेत्र में प्रभाव चाहता था? तो पूर्वी यूरोप में रूस प्रभाव चाहता था। उभरते शक्ति केंद्र क्या है? ठीक है, तो उभरते शक्ति का केंद्र क्या है? ना ये प्रभावशाली देश या संगठन। नेक्स्ट है बहुध्रुवीय विश्व का अर्थ क्या है? तो बहुध्रुवीय जो विश्व है इसका अर्थ क्या है? कई शक्तिशाली देशों की दुनिया। बहुध्रुवीय मतलब बहुत सारे विश्व में बहुत सारे देशों का अपना अपना हक है, ठीक है। ना केवल 3 गो देश का राज्य चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, 3 गो देश का राज्य नहीं चलेगा, सभी देश मिलके शासन करेंगे, ओके। तो कई शक्तिशाली देशों वाली दुनिया को ही बहुध्रुवीय विश्व कहते हैं, यानी कि सभी देश का अपना एक महत्व हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उदाहरण दीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व के कई सारे देश जब मिलकर आपस में एक संगठन बनाते हैं, ठीक है, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहा जाता है। समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्षेत्रीय शक्ति का उदाहरण दीजिए, एग्जाम्पल ऑफ रीजनल पावर। तो भारत एक क्षेत्रीय शक्ति है। अब यहाँ पे वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर आते हैं, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग सब कुछ समझा दिया है मैंने 1 मार्क्स वाले के साइड से। विदेश नीति का अर्थ एवं उसके निर्धारक तत्वों की विस्तृत वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स इन डिटेल, ओके। तो अभी मैंने सब कुछ समझा दिया है कि भाई प्रत्येक देश का एक अपना नीति होता है जो कानूनी रूप से लिखित रूप से चलता है, और वह विदेश में अपने देश के अलावे जितने भी विश्व के देश हैं उन सभी के लिए कोई ना कोई पॉलिसी तैयार करता है, किस देश के साथ हम लोग ऐसा व्यवहार करेंगे, उसी को विदेश नीति कहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले 5 गो। शीत युद्ध के अंत और सोवियत संघ के विघटन के कारण को लिखें कि शीत युद्ध का अंत कैसे होता है। तो 1991 में अमेरिका सोवियत संघ का विघटन होता है, शीत युद्ध का अंत होता है, ठीक है। 45 सालों के बाद शीत युद्ध का अंत होता है। सॉरी डकार ले रहा हूँ, अभी छोला भटूरा खा गया है थोड़ा सा, सप्ताह में 1 आध दिन बाहर का खाना खा लेता हूँ मैं भी। शीत युद्ध के बाद अमेरिका के विदेश नीति का प्रमुख मुद्दा क्या रहा? जब शीत युद्ध खत्म हो जाता है तो अमेरिका क्या चाहता है, ठीक है, ये भी बताना है। या फिर पूछ सकता है यहाँ पे अमेरिका के जगह पे कि रूस क्या चाहता है या चीन क्या चाहता है, तो सबको अपना अपना मालूम है, ठीक है। शीत युद्ध के बाद रूस की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य को बताइए। देखिए एक बार हमने पढ़ा अमेरिका का, एक बार पढ़ा रूस का, और एक चाइना का भी कर लीजिएगा, ठीक है, 3 को हो जाएगा। शीत युद्ध के बाद चीन की विदेश नीति के प्रमुख तत्व बताइए। 3 में से पक्का कोई एक पूछेगा ही पूछेगा।
और तीनों का सेम जैसा रहेगा टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, शीत युद्ध के बाद उभरते शक्ति केंद्रों यानी कि बहुध्रुवीय विश्व, ठीक है, जिसको वैश्विक राजनीति पर क्या प्रभाव डालता है, यह पूछा गया है। समझ गए। पांचवा क्वेश्चन है, अमेरिका, रूस और चीन की विदेश नीति का तुलना कीजिए। तीनों देश का तुलना करना है कि कौन आगे बढ़ रहा है। तो आपको ऐसा दिखाना है कि ना तो अमेरिका आगे बढ़ रहा है, ना तो रूस, ना तो चीन, तीनों एक है, विश्व के लिए सब कुछ है सेम। और कोई ऐसा चाहेगा कि नहीं विश्व पे हम अकेले राज करें, तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आज के ज़माने में खास तौर पे जो कि टेक्नोलॉजी सभी देशों के पास लगभग लगभग तेज है, ठीक है। तो आज के ज़माने में अगर कोई बोलता है कोई देश कि हम पूरे विश्व में राज करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, यरूशलेम एक देश है जहाँ पे यहूदी लोग रहते हैं। तो यरूशलेम भी बहुत ताकतवर देश है, छोटा सा देश है, ठीक है। तो हर देश के पास अब आज अपना पावर है। फिनलैंड हो गया, तो क्या बोलते हैं, जापान हो गया, भारत है, चाइना, सब, अमेरिका, तीन को तो है ही है, ठीक है। ब्राज़ील हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारे देश हैं, जैसे कि हैप्पीनेस इंडेक्स में अक्सर खास करके हिनलैंड, फिनलैंड यही सब आता है आगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी बड़ा देश है यार, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। और वो क्या नाम है वो जहाँ पे हर भारतीय जाने के लिए तैयार रहता है यार, याद नहीं आ रहा है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड वाले ये सब एरिया भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है विश्व में, ठीक है। चलिए स्वीडन हो गया, जर्मन हो गया, जर्मनी भी आजकल काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया है। राष्ट्र हित विदेश नीति को कैसे प्रभावित करती है। कोई भी देश अपने राष्ट्र का हित चाहता है, या विदेश नीति को कैसे प्रभावित करता है ये बताना है। नेक्स्ट, वैश्वीकरण का महाशक्ति की विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण मतलब क्या होता है, विश्व का एक बाजार बनना, विश्व का एक बाजार बनना ही वैश्वीकरण कहलाता है, ठीक है। यानी कि संपूर्ण विश्व एक बाजार की तरह काम करेगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वैश्वीकरण, ठीक है। आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध ने विश्व राजनीति को कैसे प्रभावित किया ये बताइए। आतंकवाद, देखिए इस टॉपिक पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि यूट्यूब पे इस टॉपिक पे बोलना ज़्यादा सेफ नहीं है, ठीक है। बहुध्रुवीय मतलब आज का जो विश्व है, पहले तीन गो मेजर पावर था, लेकिन आज के विश्व में क्या है, कोई मेजर पावर नहीं है। जैसे कि मैंने नाम दे दिया कि कई सारे देश आजकल ताकतवर हो गए हैं, और आज एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, ठीक है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन है, ठीक है। IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। तो इस सब को आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है डिटेल में, IMF वगैरह पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने जितना इंपॉर्टेंट था करा दिया। पक्का यहाँ से 3-4 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और आप 4 क्वेश्चन मैच कर जाएगा यार, टेंशन मत लीजिए। चलिए इसका PDF आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा। मेजर पेपर 10 भी अपलोड है, 11 भी अपलोड है। मुझे भी नींद लगने लगा दोस्त। थैंक यू, बाय, गुड नाइट। खाना खा के मैं भी सो जाऊंगा यार। पढ़ लीजिए आप लोग भी, और यहाँ से दे दूंगा जोहार झारखंड।